अगला जो पार्ट है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना है। इसमें जो क पार्ट में पहला पूछा गया, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। तो इसमें गांधी जी की जो चरित्र चित्रण आप करेंगे तो उसमें उनका सबसे पहला चीज आप दिखा देंगे, अलौकिक जो है दिव्य पुरुष के रूप में माने जाते हैं। एक एक दो दो लाइनों में हमें बता देना है। हर खंड का आपको सब कुछ पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। जो मुक्ति दूत के काव्य खंड है उनको ढंग से पढ़ लेना, सारे चैप्टर्स के आपके खंड जो है पढ़ने पड़ेंगे, अन्यथा जो है एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ वो महान देशभक्त थे, इसके बारे में बता देंगे। और जो हरिजनों के जो है बहुत ज़्यादा दलित और असहाय लोगों के लिए जो है वो क्या थे, एक सहायक पुरुष थे। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। और इसके बाद में मातृभक्त तो थे ही थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए काफ़ी कुछ किया। और साथ ही साथ भारत के मुक्ति दूत भी माने जाते हैं और मानवीय गुणों से वो भरपूर थे। तो ये सारी की सारी उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद में मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। तो मैंने अपने शब्दों में जो है यहाँ पर दे दिया है, आप इनको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। इसको पढ़ लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके बाद जो है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जो है संक्षेप में लिखनी है। तो ज्योति जवाहर कथा वस्तु जो हमने संक्षेप में लिख दिया है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जहाँ जो चीज़ बताने वाली होगी, समझाने वाली होगी, वहाँ पे बता दूंगा। ये केवल हिंदी में लिखा हुआ और हिंदी आपको अच्छी तरह से आती है। इसके बाद में ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जो है आपको जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। तो जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण में युगावतार के रूप में उनका कर सकते हो, महान वीर के रूप में बता सकते हो, भावनात्मक एकता के रूप में उनका जो है चरित्र बता सकते हो, और त्याग की भावना भी है उनके चरित्र में, ये भी बता सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपको बताते चलना है। साथ साथ में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश जो है आपको द्वितीय सर्ग का जो है सारांश लिखना है सिंपली। तो द्वितीय सर्ग में जो जो हुआ है, जो आप जान सकते हैं या जो बता सकते हैं वो लिखना है। तो हमने यहाँ पर सब कुछ जो है द्वितीय सर्ग के बारे में लिख दिया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछेगा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का जो है चरित्र चित्रण करना है। तो दौलत का चरित्र चित्रण करते समय हमने बता दिया है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। जो कि दरबारी जीवन से घृणा करता था, उसके बाद में वन जीवन के प्रति अनुराग, साथ साथ में महाराणा के प्रति श्रद्धा, उसके बाद में है शक्ति सिंह के लिए प्रेम। और आप जो है संक्षेप में उसको लास्ट में जो है एक दो लाइनों में और समझा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। हमने मिनिमम जो जितने अंकों की आवश्यकता है और जितने लाइनों की आवश्यकता है उतने ही लिखे हैं। इसके बाद में अगर पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में आपको लिखनी है। तो अगर पूजा नामक खंड काव्य जो है ये 6 सर्गों में विभक्त है, आप जानते हैं। और हर जो है कथा वस्तु लिखने के लिए आपको हर सर्ग का पता होना चाहिए। 6 सर्ग है तो 6 सर्गों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनर जो है आपसे किसी भी सर्ग के बारे में पूछ सकता है, साथ ही साथ सारे सर्ग के बारे में भी पूछ सकता है संक्षेप में। तो यहाँ पर जो है अगर पूजा के जो प्रथम सर्ग है उसमें जो है पूर्वाभास है, ठीक है, पूर्वाभास है। तो ये पहला सर्ग जो है उस इसमें पहले सर्ग में पूर्वाभास है, और दूसरे सर्ग में जो है सभारंभ है, और तीसरे सर्ग में जो है आपका आयोजन है। चौथे सर्ग जो है इसमें चौथा उसमें प्रस्थान है। पांचवें सर्ग में जो है राजसूय यज्ञ है, और छठे सर्ग में जो है आपका उपसंहार है, जिसमें कि सीधा सीधा शिशुपाल का वध वगैरह सब होता है इसमें, है ना। तो वो जो वध हो जाता है उसके बाद का ही अंतिम जो आपका छठा सर्ग, ठीक है। तो इस तरह से 6 सर्ग के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बताया है जो क्वेश्चन के हिसाब से सही है। बाकी आपसे अगर किसी भी सर्ग के बारे में पूछता है तो आपको सारे सर्ग सही तरीके से आने चाहिए। अगला जो है आपका क्वेश्चन, अगर पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चित्रांकन करना है। तो युधिष्ठिर का चित्रांकन यानी कि उसका चरित्र बताना है आपको। तो उसका चरित्र में पहली चीज आपको विनम्र स्वभाव जो है उसका बताएंगे कि विनम्र स्वभाव था उसका, आदर्श शासक था, साथ ही साथ धार्मिक तथा सत्य प्रेमी था, उसके अलावा उदार हृदय था उसका। ये चीज़ें बता करके आप जो है इसको समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करना है। तो इसके जो नायक हैं वो नायक के चरित्र चित्रण कर देना है। तो यहाँ पर देखिए नायक जो है सुभाष का जो हम पहला बताएंगे, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली थे, और दूसरा जो है स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक थे। इसके बाद में तीसरा जो हम बता सकते हैं उनके चरित्र के बारे में, महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी थे। और उसके बाद में हम चौथे में बता सकते हैं उत्साह की प्रतिमूर्ति और वीरता और थी उनके अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे आप, उत्साह की प्रतिमूर्ति थे। और पांचवें में हम लिख सकते हैं जनता के प्रिय नेता भी थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। तो ये सारे उनके चरित्र की विशेषताएं हैं जिनको हम छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइनों में समझा सकते हैं एग्जामिनर को। इसके बाद जो है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग। अब इसमें प्रथम सर्ग पूछा है तो किसी भी सर्ग का पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने 2022 का जो मॉडल पेपर कराया है, 2022 का जो मॉडल पेपर कराया है सॉल्व, पूरा सॉल्यूशन करवाया हुआ है, इसी चैनल पे है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अवेलेबल है ऑलरेडी।
अवेलेबल करा रखा है, ठीक है, अवेलेबल करा रखा है। तो अवेलेबल जो सॉल्यूशंस हैं, उन अवेलेबल सॉल्यूशंस को अगर आप देखते हो तो उनमें भी आपको जो है और भी जो सर्ग के पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो अवेलेबल हैं, और उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर, ठीक है ना, पेपर में से नहीं आएगा, मॉडल पेपर में से आएगा। मॉडल पेपर 2022 में से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मॉडल पेपर 2022 को पढ़ लेना। लेकिन 2022 के क्वेश्चन पेपर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे चैनल्स ने आपको 2022 के पेपर्स को सॉल्व करवा के दिखाया है कि ये देखो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, हुबहू आएगा। बहुत लोगों ने, बहुत सारे चैनल्स थे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, उन्होंने पेपर डिजाइन कर दिए थे, अपनी तरफ से पेपर बना बना के डाल दिए थे कि ऐसा आएगा पेपर, वैसा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और कभी भी कोई भी बोर्ड के बारे में नहीं जानता है। बोर्ड जब तक रिलीज नहीं करेगा कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे इस पार्ट में। जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक जो आपको लिखना है, तो आपको जो है मैंने यहाँ पे कथानक जो है प्रथम सर्ग की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे प्रथम सर्ग के बारे में थोड़ा सा बताया है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से लिखा है, तो आप इन सब को जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी आपको एक दो लाइनें कम ज़्यादा करनी है, अपने हिसाब से लिखना है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी बुक के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो अपनी बुक के हिसाब से लिख सकते हैं। अगला जो पार्ट है आपका च पार्ट, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का जो है आपको सारांश लिखना है। तो संकल्प सर्ग जो है उसका सारांश हमने छोटे से छोटा करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है इसका दूसरा पार्ट, जिसमें मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण करना है। तो उनका जब चरित्र चित्रण करेंगे तो उनके चरित्र की विशेषताएं बताते हुए, अद्भुत संगठनकर्ता थे, ये पहली विशेषता बता देंगे उनके चरित्र की। प्रभावशाली व्यक्तित्व था, दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरा, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कई तो आपको मैं बता दूं चारित्रिक विशेषताएं जब आप किसी का भी लिखते हैं तो जो महान अगर स्वतंत्रता सेनानी है, महान व्यक्तित्व है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वीर बलिदानी, ये सारी चीज़ें आप किसी में भी किसी भी नेता के ऊपर डाल सकते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस शब्दों को ध्यान रखना कि इसमें जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पे वो शब्द यूज़ नहीं करना। मतलब हेडलाइन तो आप ये यूज़ कर सकते हो, जो भी आपसे किसी के भी चरित्र के बारे में, चाहे महात्मा गांधी का पूछा जाए, आज़ाद का पूछा जाए, सुभाष का पूछा जाए, किसी का भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो बलिदानी वीर के रूप में आप बता सकते हैं। उसके बाद में जो है आप छोटा सा निष्कर्ष में आप चाहें तो एक दो लाइनें लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी चल जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपका कर्ण खंड काव्य के धूत सभा में जो है आपका द्रौपदी के सर्ग का जो है सारांश लिखना है। तो धूत सभा में जो भी हुआ था उसका जो है कौन सा, द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखना है धूत सभा में, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय सर्ग में जो है आपको बताना है, ठीक है, उसको पूरा का पूरा हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है, कम से कम शब्दों में जो है यहाँ पे लिख करके आपको जो है पूरा बता दिया है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है अगला, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो कर्ण खंड काव्य जो है इसके आधार पर जो है आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण क्या थे, तो ये कूटनीतिज्ञ थे, तो ये इनका चरित्र चित्रण में सबसे बड़ी विशेषता थी। उसके बाद में परिस्थितियों के मर्मज्ञ थे। उसके अलावा जो है पांडवों के ये रक्षक थे, उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। और पराक्रम और प्रेमी थे, साथ ही साथ मायावी तो थे ही थे। तो इस तरह से आप पांचों विशेषताओं को समझा सकते हैं, और भी विशेषताएं लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा आवश्यक नहीं है। इसके बाद में करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो केकई का जो भी चरित्र था उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें पहला जो हमने बताया है, युद्ध निपुण वीरांगना थी, क्योंकि केकई जो है साथ साथ में दशरथ के युद्ध लड़ती थी। आदर्श माता थी साथ साथ में। इसके बाद में है राजनीति में वो कुशल थी, पूरे प्रजा को संभाल सकती थी। और अपराध स्वीकार करने वाली, यानी कि खुद में अगर कोई कमी है, गलती है, तो उसको भी स्वीकार करती थी। तो इस तरह से जो है ये आप आंसर देख सकते हैं। अगला जो पार्ट है, करमवीर भरत खंड काव्य के अगमन सर्ग की कथा वस्तु आपको लिखनी है। तो अगमन सर्ग जो है उसकी कथा वस्तु हमने संक्षेप में लिखी है, ठीक है। दूतों का ननिहाल पहुंचना एवं भरत की शंका, एक तो ये है पहला पार्ट इसमें। दूसरा जो है भरत का प्रस्थान। तीसरा जो है अयोध्या, ठीक है, अयोध्या प्रवेश। और उसके बाद में आपका अयोध्या का सूनापन। इसके बाद में है राजगृह की दशा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको डालना ही डालना है आपको, अन्यथा जो है नंबर कटते हैं। तो इस चीज़ों को जो जो आपको मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से बता रहा हूँ, इसी हिसाब से आप चीज़ों को लिखेंगे। इसके बाद आते हैं हम तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण आपको कर देना है। तो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है एक नायक के रूप में आप उसको बता देंगे, अदित्य सौंदर्यशाली लक्ष्मण के रूप में बता देंगे, अतुल्य शक्ति संपन्न के रूप में आपकी उसके चरित्र को बता देंगे, साथ साथ में विनम्र और शीलवान भी बता देंगे, शत्रुओं को परास्त करने वाले के रूप में भी आप व्याख्यान कर देंगे। क्योंकि दो दो लाइनों में आपको करना है। जब चरित्र चित्रण पूछता है तो उसकी केवल विशेषताओं को दो दो लाइनों में, तीन तीन लाइनों में बताना है, जो कि हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और इसी तरह से अगर आप लिखते हैं तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट में जो है तुमुल खंड काव्य के राम मिलाप और
सौमित्र का उपचार सर्ग का जो है संक्षेप में आपको कथा संक्षेप में बतानी है। तो इस सर्ग के बारे में भी हमने बता दिया है, बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में छोटे से छोटा बना करके आपको दिया गया है, आराम से आप पढ़ सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख जो है रचना बतानी है। साथ साथ में जो है आपको मैंने सारे बता दिए हैं इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथ साथ में इसका उल्लेख करना है किसी एक रचना का, तो उल्लेख आप किसी का भी कर सकते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो है यहाँ पे लिख दिया है और ये जो है इनका जीवन परिचय इसमें लिख दिया गया है, साथ साथ में एक रचना बता दी गई है। आप चाहें तो अपने रचनाओं, आपको जो याद है वो रचना लिख सकते हैं और साथ ही साथ में उसके बारे में 1-2 लाइनों 3 लाइनों में उसको व्याख्यान कर सकते हैं। तो कम से कम जब भी आपसे उल्लेखित करने की बात आए तो अपने शब्दों में आप उसको उल्लेखित करें, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको केवल भारतीय शिक्षा का ही बताऊं तो सब लोग सारे बच्चे जो भारतीय शिक्षा का ही उल्लेख करने लगेंगे, जो कि गलत होगा। इसलिए हमने यहाँ पे उल्लेखित नहीं किया है। ध्यान रहे, हम उल्लेखित कर सकते थे, लेकिन हम जो उल्लेखित कराएंगे वो सारे बच्चे, यूपी के सारे बच्चे उसी को कॉपी करेंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट कर देगा और एग्जामिनर जो है सभी के जब सेम आंसर देखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं दे रहे हैं। बाकी आप सारे आंसर्स जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर तो सेम ही होते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम केवल एक ही रचना दें और वही रचना सभी को मिले, सभी ने वही रचना लिखी, जैसे भारतीय शिक्षा आपने लिखा, भारतीय शिक्षा 60 के 60 स्टूडेंट ने अगर भारतीय शिक्षा के ऊपर ही लिख दिया, अपना जो है थोड़ा सा उसके बारे में उल्लेखित कर दिया, तो सोचिए कि एक क्लास में यानी कि सीधी सीधी बात होगी कि ये चीटिंग की गई है। तो इस तरह से क्या है, एग्जामिनर फिर नंबर काटने लगते हैं। तो इसलिए हमने इसका लिखा नहीं है, ताकि बच्चे अपने हिसाब से प्रयास करें। आप आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी आपने पाठ पढ़ा है राजेंद्र प्रसाद का, जो भी आपने पाठ पढ़ा है उसके बारे में भी लिख सकते हैं, उस पाठ का नाम लिख सकते हैं, उस जगह का उस कविता का नाम लिख सकते हैं, उस कहानी का नाम लिख सकते हैं और उसमें क्या उल्लेखित है 2-3 लाइनों में 4 लाइनों में आप बता देंगे। समझ में आ चुका होगा आपको। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी हमने यहाँ पे बता दिया है। जयशंकर प्रसाद कौन से युग के थे, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी थी, कब मृत्यु हुई थी, क्या उपलब्धियां हासिल हुई, ये चीज़ आपको बतानी होती है। उनके नाटक क्या थे, उपन्यास क्या थे। और एक रचना जो है ध्रुव सामनी हमने लिखा है, और ध्रुव सामनी के बारे में चाहें तो आप विस्तृत रूप से लिख सकते हैं, या जो भी आपको याद है नाटक उनका कोई भी रचना वो आप लिख करके उसके बारे में 2-4 लाइनों में केवल समझाना है कि वो क्या है, रचना किसके बारे में है, क्यों है और कैसे है। बस 3 लाइनें कम से कम लिख दें, उससे आपका काम हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी हमने बता दिया है कि उनका क्या है। उसके बाद में जो है उनकी एक रचना के बारे में बता दिया है। रचना कोई भी आप लिखें, आपकी मर्जी से लिख सकते हैं, हमने केवल बताया है आपको। हम जो बता रहे हैं आप बस उसके हिसाब से फॉलो कीजिए, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। यहाँ पर जो है अब आपको यहाँ पे कवि है, तो कवियों की जो है गोस्वामी तुलसीदास हैं, सुमित्रानंद पंत है और महाकवि सूरदास है। तीनों के बारे में जो हमने यहाँ पर उनकी डिटेल्स बताई हैं। ठीक है, उनके बारे में जो है आपको क्या बताना है, जीवन परिचय भी देना है और साथ साथ में एक प्रमुख जो है रचना का उल्लेख करना है। उल्लेख करना है तो उल्लेख को आपको करना है, खुद करना है। कोई भी रचना आप ले लें, कोई भी रचना जो आपको याद होती है उसका उल्लेख कर दें। चाहे आपने जो किताब पढ़ी है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो भी आप रचना पढ़ रहे हैं उसका भी उल्लेख कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखा है और उनकी एक रचना हमने रामचरितमानस लिख दिया। इसके बाद में है सुमित्रानंदन पंत, उनके बारे में हमने उनका जो है बता दिया और साथ साथ में एक रचना जो है उनकी बता दी हमने। इसी तरह से कोई भी रचना आप लिख सकते हैं, रचना का कोई इशू नहीं है। सूरदास के बारे में हमने आपको बताया है यहाँ पे, और साथ ही साथ उनकी सुरसागर की रचना जो है हमने बता दी है। आप चाहें तो किसी के बारे में बता सकते हैं, सुरसागर में किसका वर्णन है, क्यों वर्णन है, उसमें क्या लिखा गया, क्या संदेश है। बस इतना ही बताना होता है रचना के बारे में कि वो लिखा क्या गया है, उसमें बताया क्या गया है, वो कहानी किसके ऊपर है, क्या संदेश देती है, यही चीज़ें बतानी होती है। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी कंठस्थ एक श्लोक जो है आपको लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। कोई भी एक श्लोक, यानी कि आपको कम से कम 2 से 3 श्लोक जो हैं याद रखे हैं, ताकि जो भी श्लोक आए तो आप आराम से लिख सकें। तो 7वां प्रश्न तो आप कर लेंगे, कोई भी श्लोक आपकी मर्जी से आप बुक से रेफर कर सकते हैं। इसके बाद जो है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और हमने सभी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिए आराम से आंसर्स को। फटाफट हम आपके आंसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन जो है जिसमें आपको निबंध लिखना है एक विषय पे, और 9 अंक का निबंध है, बहुत बड़ी बात होती है। 9 अंक का निबंध जो है, पहला दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद कारण निवारण, तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि और 5वां है नारी सशक्तिकरण। तो हम सब देखते हैं सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया है और इसके बारे में पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आराम से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और ये अंतिम। ठीक है, तो इतना ही हमने किया है, बाकी आप अपनी मर्जी से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा लिखना होगा, हमने केवल आपको गाइड किया है और इस गाइड के हिसाब से आप और भी चीज़ें इसमें एडिट कर सकते हैं। इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए आप जो है
जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं, विज्ञान में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ आप सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं। विज्ञान का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, साइंस का सोल्यूशन जो है आपको मैंने करवा दिया है, साइंस सॉल्व्ड, ठीक है। साइंड है जो साइंस आपका सॉल्व है 2022-23 का जो पेपर है वो हमने मॉडल सेट सॉल्व कर दिया है। अभी आप हिंदी देख रहे हैं, इसके बाद में सोशल साइंस, अन्य सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको दिखाई देंगे। हम केवल 2-4 क्वेश्चन बता करके यहाँ टाइम पास नहीं करेंगे, आपका भी और हमारा समय बहुत कीमती है। सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है, लेकिन हमारा वीडियो एक ही मिलेगा। बार बार मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दूँ, फिर उसके बाद में फिर वीडियो अपलोड करूँ, उसके आगे का क्वेश्चन बताऊँ, इतना समय नहीं होता है। आतंकवाद का कारण एवं निवारण इसके ऊपर लिखना था, तो इसका भी पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं हमने बता दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, 9 नंबर में इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ इसके बाद में निवारण जो है हम कर सकते हैं, निवारण, ठीक है। तो निवारण जो है निवारण कर देंगे, तो निवारण में भी आप पैराग्राफ अपना आसानी से लिख सकते हैं। अगला जो है हमारा जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि। तो जनसंख्या वृद्धि के लाभ और हानियाँ हम बताएंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, उसके पहले लाभ बता दिए हमने पॉइंट टू पॉइंट, आप देख सकते हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट, ये लाभ है। और लाभ के बाद में जो है हम कुछ हानियाँ जो हैं उनको ही बता देंगे कि क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं जनसंख्या वृद्धि से। तो इस टाइप के आपको जो है निबंध देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में, बिल्कुल सही और 100%। नारी सशक्तिकरण, इसके बारे में भी हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये जो है आपको पहला पैराग्राफ आपको ये देखने को मिल रहा है नारी सशक्तिकरण का, और दूसरा पैराग्राफ आपको ये, और तीसरा जो है ये, और चौथे में हम अंत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन हुआ पूरे हिंदी पेपर का, मॉडल पेपर का। इसके बाद जो है आपका दूसरा सब्जेक्ट जारी हो जाएगा। अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट को सॉल्व करवा दिया है, बाकी सब्जेक्ट्स जो है आज आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए साइंस के PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से लेकर के 16 चैप्टर सारे के सारे अवेलेबल हैं उस लिंक में, और इस लिंक को जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको शेयर करना ना भूलें, बाकी आप लाइक या सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दें, दूसरे स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनकी भी मदद हो पाए, वो भी लोग भी सोल्यूशन के लिए जो है परेशान हो रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।